बेटी, अब तुम्हारा इस तालाब में रहना उचित नहीं है। नागराज को हमारी शक्तियों का पता चल गया है। वो जरूर ही हमारा पीछा करेगा और तुम्हें अपने साथ उठाकर ले जाएगा। इससे पहले कि वो तुम्हें अपने साथ उठाकर ले जाए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी और तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद रानी मछली अपनी पुत्री को एक बड़े से कमल के ऊपर रखकर छोड़ देती है और उसके बाद सिसकियां भरती हुई वहां से दूर चली जाती है। दूसरी तरफ गोपी कृष्णा से कहती है, अजी सुनते हैं, आज घर में पकाने के लिए बिल्कुल भी राशन नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? कब तक ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारें? आप इस चीज का कोई हल क्यों नहीं निकालते? हाँ गोपी, तुम सही कहती हो। इस बार भी हमारी फसल खराब हो गई है और करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। सुनिए ना, मेरे पास एक तरकीब है। हमारे घर के पास में जो तालाब है ना, उसमें बहुत सारा पानी और फल लगे हुए हैं, लेकिन कांटों के कारण वहां कोई भी जाना पसंद ही नहीं करता। मेरी मानिए, आप ऐसा करिए कि वहां पर आप चले जाइए और कुछ फल तोड़कर ले आइए। अगर आप कुछ फल तोड़कर लाने में कामयाब हो गए तो हमारे कुछ दिन के लिए खाने का प्रबंध हो जाएगा और फिर दिक्कत नहीं होगी। कृष्णा को भी गोपी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है और अब कृष्णा पानी फल तोड़ने के लिए उस तालाब के पास में पहुंच जाता है। तभी गोपी की पाली हुई गाय भोली कृष्णा को देखकर गोपी से कहने लगती है, गोपी, ये तूने बड़ा अच्छा ही काम किया है वैसे देखा जाए तो, जो कृष्णा को पानी वाले फल लाने के लिए तूने भेज दिया। और इसी बहाने हमारा भी कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। 2-4 फल मैं भी चबा लूंगी, वरना ये चारा खा खा कर तो मन भी अजीब सा हो जाता है। इतनी गर्मी में अगर पानी वाले 2-4 फल खा लूंगी तो फिर मुझे भी बार बार प्यास के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। हाँ भोली, कम से कम हमें खाने को तो कुछ मिलेगा। देखना, तेरा भी चारा खत्म हो गया है और सच बात है, तेरा भी तो फल खाने का मन करता होगा ना। और पानी वाले फल इस भरती हुई गर्मी में किसी जन्नत के फल से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा तालाब में पानी वाले फल तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी फल को तोड़ने लगता है, उसे अचानक ही वहां किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कृष्णा तालाब के किनारे बच्चे की आवाज सुनकर पहले बड़ा चकित होता है और उसके बाद में खुद से ही कहता है, अरे ये क्या? ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। कृष्णा ने उस बच्चे की आवाज का पीछा करने की कोशिश की तो कुछ ही दूर जाने पर उसे कमल के एक फूल के ऊपर एक छोटी सी खूबसूरत नन्ही बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। कृष्णा भी उसे अब अपनी गोद में उठा लेता है और उस बच्ची को अपनी गोद में लेने के बाद में कहता है, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन आखिर ये बच्ची किसकी है और इसे तालाब में कौन छोड़कर चला गया? इसी समय रानी मछली तालाब से बाहर आती है और कृष्णा की गोद में उस बच्ची को देखकर कृष्णा से कहती है, ये मेरी बेटी है। इस तालाब के नीचे मेरा महल है, लेकिन अब ये महल मेरे लिए सुरक्षित नहीं है तो मेरी बच्ची के लिए कैसे ही सुरक्षित होगा, क्योंकि नागराज हमारी शक्तियों के बारे में जान चुका है और वो जरूर ही मेरी बेटी का पीछा करेगा और उसे अपने साथ उठाकर ले जाएगा। मेरी बेटी अब मेरे साथ इस महल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें सौंप रही हूँ। मानव, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी अच्छी तरह से परवरिश करना, इसकी देखभाल करना और इसे बहुत प्यार देना कि इसे अपनी माँ की प्यार की कभी कमी ना खले। और हाँ, इसके आंसू कभी भी जमीन पर मत गिरने देना। अगर इसके आंसू जमीन पर गिरे तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इसके एक आंसू के बूंद में इतनी शक्तियां हैं और ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है।
ये असाधारण शक्तियों की मालकिन है। इसके 5 साल के पूरे होते ही इसकी असाधारण शक्तियां सबको दिखाई देने लगेगी। तुम अब इसे अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें ही इसकी सुरक्षा करनी है। मैं तुम पर विश्वास कर कर अपनी अमानत तुम्हें सौंप रही हूँ। बस इसके आंसू जमीन पर मत गिरने देना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर रानी मछली वहां से चली गई और कृष्णा बच्ची को लेकर अब खुशी खुशी अपने घर आ गया। उस जादुई बच्ची को देखकर वो हैरान था। उसने अपनी धर्मपत्नी को भी अब सारी बातें बताई जो कि उसने सुनी थी। बच्ची को अब पत्नी ने अपनी गोद में लिया और गोपी स्नेहपूर्ण होकर उस बच्ची से कहने लगी, अरे रे रे रे, कितनी प्यारी गुड़िया हो तुम। ये शायद भगवान ने हमें इसीलिए भेजी है क्योंकि हमारी खुद की कोई संतान नहीं और हम इसे पाल सके। मैं इसे अपनी सगी बेटी बनाकर पालूंगी। और हाँ, ये पुष्प से मिली है इसीलिए मैं इसका नाम पुष्पा रखूंगी। अब मैं इसे अपनी गाय माता से भी मिलवा कर लाती हूँ। आखिर हमारी तरह भोली भी तो इस मासूम सी बच्ची को देखकर कितनी ज्यादा खुश होगी। ऐसा कहकर गोपी पुष्पा को लेकर अपनी गाय भोली के पास गई और उसे बच्ची को दिखाकर कहने लगी, देख रही है भोली, हमारे परिवार में एक नई नन्ही सी सदस्य आई है। हमने तो इसे आशीर्वाद दे दिया। अब तू भी इसे अपना आशीर्वाद दे दे ताकि ये हमेशा खुश रहे। हाँ हाँ गोपी, मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम लोगों के साथ बना रहेगा। तुम लोग जब मुझे इतना प्यार से रखते हो तो इस बच्ची को भी बहुत प्यार से ही पालोगे। मुझे खुशी है कि अब तुम्हारी दुनिया भी पूर्ण हो गई। थोड़ी ही देर के बाद जमींदार का एक आदमी गोपी और कृष्णा के घर पर आता है और कृष्णा से कहता है, कृष्णा, जमींदार साहब ने तुम्हें अपने यहाँ नौकरी देने के लिए बुलाया है। वो आदमी अब ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से खुशी खुशी कहता है, गोपी, ये बच्ची तो सचमुच जादुई है। देखो ना, आज तक जो नहीं हुआ वो आज हो गया। जमींदार ने खुद मुझे नौकरी देने के लिए अपने घर बुलाया है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। कृष्णा को जमींदार के यहाँ अब मुनीम का काम मिल जाता है। इस तरह खुद ब खुद उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाता है। यूं ही अब गोपी और कृष्णा पुष्पा को बहुत प्यार से पाल पोस रहे थे। पुष्पा और भोली भी अब बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। दोनों ही ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया करती और खेला कूदा करती। भोली भी उसे बहुत प्यार किया करती, कभी कभी प्यार से चाटा भी करती। इसी तरह पुष्पा बड़ी होने लगी। एक दिन की बात है, कृष्णा ने सुबह सुबह कहा, गोपी, आज पुष्पा पूरे 5 साल की हो गई है। आज हम जश्न मनाएंगे। तुम ऐसा करो कि अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और उसके लिए नए कपड़े भी खरीदो। शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। सभी साथ मिलकर खाना खाएंगे और घूमने भी जाएंगे। तभी बाहर से कुछ हल्ले की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे बाहर कुछ भयंकर शोर हो। तभी कृष्णा ने कहा, अरे ये क्या, ये बाहर हल्ला क्यों हो रहा है? मैं अभी देख कर आता। जिसके बाद कृष्णा जैसे ही भागकर तालाब के पास गया तो उसने देखा कि एक बच्चा पानी में डूब गया था। सभी लोगों ने मिलकर उस बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन बच्चे ने पानी पी लिया था और उसकी सांसें भी पानी पीने की वजह से थम गई थी। उसकी माँ पास बैठकर रोई जा रही थी और पुष्पा ने मासूमियत से कहा, गोलू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों सोया हुआ है? चल उठ जा, देख सभी लोग कैसे रो रहे हैं। तू ऐसे सोया हुआ अच्छा नहीं लगता। तू तो मेरी तरह चटर पटर करते हुए ही अच्छा लगता है। ऐसा कहकर जैसे ही पुष्पा ने गोलू के माथे पर अपना नन्हा सा हाथ फेरा, गोलू के पेट में जमा हुआ सारा पानी निकल गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। ये चमत्कार होते देखकर एक आदमी ने कहा, देखो देखो, इसके छूते ही गोलू होश में आ गया। ये लड़की
जरूर ही जादू शक्तियों की मालिक है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें कोई जादू शक्तियां नहीं है। ये तो बस एक साधारण बच्ची है। चलो पुष्पा, अब हम घर चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। इस तरह से कृष्णा और गोपी पुष्पा को वहां से लेकर चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांव में किसी को भी पुष्पा के चमत्कारी होने की बात पता चले। लेकिन पुष्पा की जादुई होने की बात वो ज्यादा समय तक छुपा भी नहीं पा रहे थे। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक लड़के को काले जहरीले सांप ने काट लिया। वो लड़का बेचारा दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगा। गांव वाले फिर से जमा हो गए। हर तरह की कोशिश की गई, डॉक्टरों और वैद्यों को भी दिखाया गया, लेकिन वो नहीं बच पाया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी वहीं भीड़ में खड़े हुए एक आदमी ने कहा, मैं पुष्पा को बुलाना चाहिए, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वो सभी लोग अब वापस से पुष्पा को बुलाते हैं। पुष्पा ने प्यार से उस लड़के के सर पर हाथ फेरा और पुष्पा के उसके सर पर हाथ फेरते ही वो लड़का अचानक ही उठकर बैठ गया। ये चमत्कार फिर से